अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। अब जब एमडी कैट के आने में कुछ ही दिन रह गए हैं तो बहुत सारी एकेडमीज़ अपनी मॉक टेस्ट करवा रही हैं। आज समर अकेडमी की मॉक टेस्ट थी, तो आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ बोन्स इन द पार्ट ऑफ स्कल सच इज क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, हायर्ड बोन एंड मिडल ईयर बोन रिस्पेक्टिवली। अब इसमें नंबर बताना है कि हमारी ये बोन्स कितने नंबर में होती हैं। आपको पता है क्रेनियल बोन्स जो है हमारी 8 होती हैं, फेशियल बोन्स हमारी 14 होती हैं, हायर्ड बोन हमारी एक सिंगल मतलब बाउंडेड बोन होती है, किसी के साथ बाउंड नहीं करती है, टंग के नीचे टंग वाली साइड है। और मिडल में कौन सी होती है, स्टेप्स मेलिकस इनकस। तो ये मतलब क्या है, ये टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो मतलब क्या 8, 14, 1 और 6, ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ई में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर या स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच्ड विद देयर करेक्टेड डिस्क्रिप्शन। कौन सा स्ट्रक्चर उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ करेक्टली मैच्ड है? टिबिया एंड फिब्यूला बोथ फॉर्म्स पार्ट ऑफ नी जॉइंट, कार्टिलेज एंड कॉर्निया नो ब्लड सप्लाई बट इट डज रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेटरी नीड्स। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद शोल्डर अपर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, बार एंड सॉकेट टाइप जॉइंट, प्री मोलर्स एंड मोलर्स 20 इन ऑल एंड 3 रूटेड। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा टिबिया है और फिब्यूला है, अगर ऊपर से इसे फीमर होती है, फीमर जाकर यहाँ नीचे बाउंड होती है। एक तो यहाँ पर ये नी जॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे नीचे टिबिया होती है और यहाँ पर ऐसे एक फिब्यूला बोन होती है। तो ये हमारा बन गया एक नी जॉइंट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन इज फाउंड इन। प्रोटीन एक्टिन किस में फाउंड होता है? वो होता है थिन फिलामेंट्स ऑफ आई बैंड, थिक बैंड्स। ये हो मोस्टली अगर अलग से ए बैंड लिखा होता तो हम ये कह सकते थे कि थिक फिलामेंट्स में होता है, मगर यहाँ पर नहीं है ए बैंड अलग से लिखा हुआ, तो इसलिए हम जो करेक्ट ऑप्शन करेंगे वो करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ATP provides energy for muscle contraction by allowing for ATP प्रोवाइड करेगी एनर्जी मसल कंट्रैक्शन को कैसे? एन एक्शन पोटेंशियल फॉर्मेशन इन द मसल सेल, क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन, क्रॉस ब्रिज अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्को। यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट हैं। क्रॉस ब्रिज की अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों के लिए एटीपी की नीड होती है। तो इस हिसाब से जो हमारे दोनों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, इसका आपकी ग्रेस मार्क होनी चाहिए, ग्रेस मार्क होगी स्मेल में। तो उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज of the sarcomere have revealed that during muscle contraction, the width of the A band remains constant, the width of the H zone increases, the width of the I band increases, the diameter of the fiber increases. जब भी हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो Z लाइंस हैं और उसमें एक Z लाइंस होती हैं और उसमें एक H जोन होता है, यहाँ पर I बैंड होता है, यहाँ पर A बैंड होता है। तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एच जोन जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होकर ना के बराबर रह जाता है। उसके अलावा जो जेड लाइन्स है वो भी टुवार्ड्स द एच जोन आ जाती हैं, एम लाइन की तरफ। और यहाँ पर जो आई बैंड है वो भी जेड लाइन के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिक्रीज होगी उसकी लेंथ। मगर जो ए बैंड है वो उसकी लेंथ सेम रहेगी। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज ड्यू टू, रिलैक्स मसल किस तरीके से करेगा? पंपिंग ऑफ कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रेजेंस ऑफ एटीपी, कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन एंड मास्किंग एक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। क्यों? क्योंकि जो कन्फर्मेशनल चेंज है ट्रोपोनिन की एंड मास्किंग एक्टिन फिलामेंट तो नहीं करेंगी ना, एक्टिन फिलामेंट तो वो कोट नहीं करेगी, वो तो ट्रोपिनिन करेंगी, और ट्रोपिनिन खुद क्या होगी, वो एक्टिन फिलामेंट की वो पार्ट होंगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रे, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड फाइब्रस जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है हमारे आप सर्वाइकल रीजन में है, ग्लाइडिंग जॉइंट जो है हमारे दूसरे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में होता है, मगर जो थंब है उसमें होता है सैडल जॉइंट। ठीक है स्टूडेंट।
और जो हमारा कार्टिलेजनस जॉइंट है वो हमारी वर्टिब्रे के कह सकते हैं उसके बीच में भी होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट जो हमारे फ्लैट बोन्स स्कल में उनमें मौजूद होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्मूथ मसल फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, स्ट्राइटेड, मल्टी। यहाँ पर आपको ये पता नहीं, आप सारे ऑप्शन देख लीजिएगा और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। मसल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, वही मसल की आपका प्रॉपर्टीज़ बनानी है और इसकी ए बी सी अगर सारे ऑप्शंस को देखें तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी। सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। मसल एक साइड भी हो सकता है, इलास्टिक है मतलब कि अपनी वापस पोजीशन पर भी आ सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। बोन मैट्रिक्स इज़ हार्डन्ड बाय, मतलब क्या, बोन जब मैच्योर होता है तो उसको हार्ड किस किस मटेरियल से किया जाता है, उसको किया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें गेमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें आप देखें तो ए में है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियर फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवा। गेमेटोजेनेसिस इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, नॉट देयर रिलीज। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। If a woman is given an high dose FSH from the day 6 to day 14 of her menstrual cycle, but her LH was inhibited by certain drugs, मतलब क्या, आपको पता है कि 28 डेज़ की जो menstrual cycle होती है उसमें जो 6th से 14 डे होते हैं उसमें FSH की अमाउंट इंक्रीज़ होती है और उसके बाद जो 14th डे है उसमें LH जो है वो पीक पर होता है। और इसमें कह रहे हैं कि हमने वुमन को हाई डोजेस दिए FSH के दिनों में, मगर जब LH की बारी आई तो उसको हमने ड्रग से इनहेबिट कर दिया। तो क्या होगा, तो इस सूरत में क्या होगा कि हमारी ओवरीज हैं वो क्या करेंगी, वो ओवर फॉलिकल्स बनाएंगी, वो ओवा भी बनाएंगी, मगर क्या किसी भी तरीके की वो रिलीज़ नहीं होंगे ओवा, क्योंकि उनको रिलीज़ करवाने के लिए नीड होती है LH की। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 13 में है, इज अ प्रोसेस डैश इज अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल कॉन्ट्रीब्यूट देयर गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड मैटिंग। फ्यूजन होती है, फ्यूजन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप जिसमें साइड दो सेल्स की आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। डेवलपमेंट इज अ फॉर्मल स्टडी ऑफ दो चेंजेस विच टेक्स प्लेस ड्यू टू, मतलब डेवलपमेंट हमारी किस तरीके बेसिस पर होती है, एक्सपीरियंस, इंसिडेंट्स, रेयरिंग, ऑल ऑफ दिस। इसमें आपका मोस्ट अगर बेटर कुछ अगर देखिए ना चीज़ तो आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट से भी एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस से, इंसिडेंट से भी, रेयरिंग से भी, ऑल ऑफ दिस है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में तो लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सीलोम। सीलोम एक कैविटी होती है जो बनती है हमारी सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में। तो ये से कुछ इस तरीके से हमारा जो एम्ब्रियोनिक सेक होता है, ठीक है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा ड्राइंग के साथ। तो यहाँ पर पहले दो लेयर्स होती है, एक होती है स्प्लान के, एक होती है सोमैटिक। आज फिर क्या होती है, इनके बीच में जो एक कैविटी है उससे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कैविटी जिसे हम बाद में जाकर सीलोम कह देंगे। तो हम इसका हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब क्या, हमें बताना है यहाँ पर कि एक्टोडर्म से क्या ओरिजिनेट हो रहा है, एंडोडर्म से क्या ओरिजिनेट हो रहा है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। तो इसमें जो एक्टोडर्म है वहाँ से रिलीज़ होते हैं, फिर बनते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बनता है और हार्ट भी बनता है। तो इसका तो हार्ट हो गया। एंडोडर्म में से बनते हैं आपके मतलब जो डाइजेस्टिव के ऑर्गन्स हैं ना वो बनते हैं मोस्टली। तो एक दूसरा स्टमक भी होगा। तो इससे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बनेगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन देखें तो कोई मिड वाले पोर्शन से बन रहा है, मीजोडर्म से बन रहा है, कोई एक्टोडर्म से पहले बन रहा है, कोई बाद वाला मीजोडर्म से बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैन परज्यूम द फ्यूचर ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियो इन, मतलब कोई जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो फ्यूचर का ऑर्गन कैसे बता सकते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, वो बता सकते हैं पोस्ट गैस्ट्रुला से। जब गैस्ट्रुलेशन जो 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट में गैस्ट्रुलेशन होती है उसके बाद ही वो बता सकते हैं कि यह ऑर्गन क्या बनेगा। आपको यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे दूँ कि गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में आपको पता है कि दो तरीके के
दो मतलब तरीके के पोर्शन में, एक होती है क्लोएकल मेम्ब्रेन, एक दूसरी होती है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ से ही बता सकते हैं कि बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन क्या बनेगी, वो माउथ बन जाएगी, और क्लोएकल मेम्ब्रेन बन जाएगी आपका एनस। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो है एन इनवेटेबल प्रोसेस दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स। कोई भी कोशिश कर लें, जितनी भी आप जिद्दोजहद कर लें, कौन सा प्रोसेस आप नहीं रोक सकते आपकी बॉडी में, एजिंग। आपकी उम्र तो बढ़ती रहेगी। उसके बाद 19 क्वेश्चन है द आरएनए एंड एटीपी कंटेन्स। आरएनए और एटीपी क्या कंटेन करते हैं, वो कंटेन करते हैं, उनमें क्या होता है, हेक्सोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डेक्सट्रोज शुगर, राइबोस शुगर, उनके बीच में होती है राइबोस शुगर। बस अलबत्ता फ़र्क इतना होता है, अगर डीएनए भी होता तो उनमें भी राइबोस शुगर होती है, मगर उनमें बस एक तरीके का ये है कि अगर उनमें जो शुगर है वो इसके C2 कार्बन से एक ऑक्सीजन एक जो है निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, जिसकी वजह से उसे हम कहते हैं फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये है आपका एक पन्नेट स्क्वायर मेथड पर सवाल है, ये आप खुद कर लीजिएगा। वैसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैंने इसको निकाला था वो था ऑप्शन नंबर डी। पन्नेट स्क्वायर आपको पता है कि ऐसे हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद उसको ऐसे डिवाइड करेंगे, दो यहाँ पर कैरेक्टर्स, दो यहाँ पर कैरेक्टर्स, उसके बाद इनकी क्रॉस करेंगे आपस में, ठीक है स्टूडेंट्स। 21 क्वेश्चन है इन द सी सर्जन डीएनए विच इज डबल स्ट्रैंडेड 17% of the bases were shown to be cytosine. The percentage of the other three bases expected to be present in this DNA are, मैं आपको यहाँ पर इसका सिंपल तरीका बताता हूँ। एडीनाइन कंबाइन होता है थाइमाइन के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं बॉन्ड्स की बस मैं वैल्यू नहीं दे रहा, मैं आपको समझाने के लिए बस। साइटोसाइन कंबाइन होता है ग्विनिन के साथ। अब जितनी साइटोसिन की परसेंटेज होगी उतनी ही ग्विनिन की भी साइटो परसेंटेज होगी। मतलब क्या, अगर इफ़ देर इज़ अ 17% ऑफ साइटोसिन देन देर इज़ आल्सो 17% ऑफ ग्विनिन, ठीक है स्टूडेंट। अब मतलब बाकी का मतलब क्या है, तो ये क्या हो गया, 34% हो गया ये, ठीक है। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है ना वो सारा होगा क्या, एडिनिन एंड थायमिन, वो भी क्या होगा 50-50 होगा। तो इस हिसाब से मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इन द मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट इन विच डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करा है कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए में से जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो किस डायरेक्शन में बनता है। वो स्टूडेंट्स आप मतलब ये लिख कर रट कर ये हर याद रख लें कि ये प्रोसेस हमेशा होता है 5 प्राइम एंड से लेकर 3 प्राइम एंड तक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर है इफ़ द जेनेटिक कोड इज टेट्राप्लेट, मतलब क्या, मतलब ऐसा कोड जो 4 बेसिस पर मुश्तमिल हो। देन व्हाट इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ कोडॉन्स विच कोड 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। आपको पता है जब हमारे पास 3 का नंबर था, मतलब पर कोड 3 जेनेटिक कोड, तो उस वक्त हमारे बनते थे 64। अब जब हम उसको 4 कर देंगे 4 टाइम्स, मतलब क्या 4 को 4 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 256। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। द वन एस्पेक्ट विच इज़ नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इट इज़ बीइंग एम्बिगस। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 25 उसमें है द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय क्रोमेटिन नेटवर्क। मतलब पहले क्या होता है, ये एक सेल होता है, उसके अंदर ऐसे नूडल्स की फॉर्म में नेटवर्क होता है क्रोमेटिन। जब प्रोफेज होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो उसके अंदर क्रोमेटिन होता है वो चेंज होकर शक्ल अपनी चेंज करके क्रोमेटिड बना लेते हैं इस तरीके से। तो वो किस फेज में है, माइटोसिस के प्रोफेज में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनाएगा ऑप्शन नंबर ए। अ जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट। हम जीन को डोमिनेंट कब कहेंगे, जब वो खुद को एक्सप्रेस कर सके होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशंस में, तब हम उसको कहेंगे डोमिनेंट। उसके बाद है इन द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद गार्डन बी द राउंड सीड वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, येलो कॉटिलेडॉन वाज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड। मतलब इसमें क्या हमारा एक्सपेक्टेड आएगा, मतलब राउंड सीड, मतलब इसमें क्या होगा, अगर आप किसी भी, ये है एक आपकी टेस्ट क्रॉस है कि मैं आपको बताऊं तो अगर आप किसी भी सारा कोई ट्रेड डोमिनेंट है,
और उसको इस तरीके के ट्रेड के साथ आप क्रॉस करवा रहे हैं जो सारा के सारा उसका रिसेसिव है, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो सारा का सारा बनेगा डोमिनेंट वाला। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, कितना आसान था ना, टाइम भी ज़्यादा ना करें, आपका सवाल का सवाल भी हो गया। उसके बाद है द इन F2 generations in a Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratios are same is 1, but F2 जनरेशन जब जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो सेम, मतलब क्या था, डायहाइब्रिड क्रॉस था। ये आपके फैक्ट बेस्ड हैं, ये भी ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन TTR एंड RR, मतलब यही आपका अगेन पन्नेट स्क्वायर वाले से अगर ये आप देखेंगे तो इसमें जो आपका जो टाल एंड रेड वाला रेशियो बनेगा ना, मतलब क्या, ऐसे जिसमें टी भी हो, मतलब कैपिटल टी भी हो, कैपिटल आर भी हो, तो ये आपका बनेगा किसमें, 50% चांस होगा इसमें। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको सॉल्व इस तरीके कर लीजिएगा, मैंने आपको मेथड पीछे बता दिया था। उसके बाद है इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स, मेंडल के 14 जो फैक्टर्स थे जो इसने एनालाइज किए थे पी प्लांट्स में, उसमें जो एक कैरेक्टर नहीं था वो था पोर्ड लेंथ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। उसके अलावा अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 31, वो है द क्रॉस बिटवीन ए एंड बी। अगर देखिए मैं आपको अगेन ट्रिक इसकी बता देता हूँ, अगर आपके पास इस तरीके की कंडीशन आए ना, मतलब क्या है, दोनों का दूसरा जो ट्रेट है वो आपका कैपिटल है, मगर एक दो पहले वाला हेट्रोजाइगस है और दूसरे वाला रिसेसिव है, तो आपकी ये वाली कंडीशन बन जाएगी। आपने क्या करना है, दूसरा सेम ही रखना है, वो भी सेम ही रखना है, मतलब क्या, क्रॉस इस तरीके से होगा। अब है द 32, उसमें है कि अ टेस्ट क्रॉस इज कैरीड आउट टू, मतलब कि टेस्ट क्रॉस किसके लिए हम फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं F2 जनरेशन का जीनोटाइप मालूम करने के लिए। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। जो 33 क्वेश्चन है उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आता है, प्लांट की एक तो थिकनेस बढ़ती है और उसकी सपोर्ट बढ़ती है, तो इसके लिए उसकी थिकनेस भी बढ़ गई, वेस्कुलर कैम्बियम मतलब जाइलम भी आ गया, फ्लोएम भी आ गया, लेटरल मेरिस्टम मतलब क्या, उसकी लेटरल थिकनेस भी हो गई, इंटरकैलरी मेरिस्टम उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ वन ऑफ द ओवरी इज रिमूव्ड। वो मतलब इसमें कह रहे हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी 28 दिन की होती है, ठीक है, मैं आपको बताता, तो उसके बाद अगर हम वो कह रहे हैं कि अगर हमने एक ओवरी को रिमूव कर दिया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या इफेक्ट आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ कंट्रोल्ड। मतलब ये तब भी होगी अगर एक हमारी ओवरी हो और उसके अलावा ये हार्मोन्स से रिलेटेड है, मतलब जब तक वो हार्मोन्स बनेंगे ये बनती मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलती जाएगी, इसलिए उस पर तो हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक क्वेश्चन है 35, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 45 डेज व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रेफरेबल डे ऑफ ओव्यूलेशन। अब मसला आ गया, अब यहाँ पर स्टूडेंट फंसेंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि हमारी तो साइकिल जो थी, हम जो भी साइकिल थी वो तो हमेशा होती थी हमारी 14 डेज पर ओव्यूलेशन भी हो जाती है, तो यहाँ पर तो अब कह रहे हैं कि 45 डेज, तो ये क्या मसला हो गया। घबराए ना, कोई मसले की बात नहीं है, आपने जस्ट ये क्या करना है कि आपने जो 45 डेज़ हैं उसमें से आपने माइनस कर लेना है 14 डेज़ को, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने मतलब क्या करना है, उसमें से आपने भी इतने माइनस कर लें, तो आपकी जो अराउंड जो ओव्यूलेशन होगी ना वो आपकी 35th डे पर होगी, ठीक है, सिंपल। मतलब 32 डे आएगा माइनस करके, मतलब क्या, इट इज़ अराउंड 35th डे। Which hormonal pair would maintain the endometrium and make it receptive for implantation of embryo। मतलब कौन सा जो हार्मोन का पेयर है वो फेवरेबल है इम्प्लांटेशन के लिए, वो दो कौन से होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। FSH LH ये ओव्यूलेशन फॉलिकल से रिलेटेड है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इन डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो द कैविटी बिटवीन द यॉक एंड द एंडोडम, मतलब ऐसी जो कैविटी जो यॉक सेक और एंडोडम के बीच में होती है वो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोसील। सीलम जो थी वो हमारी प्लांकिक और सोमेटिक के बीच में थी, ब्लास्टोसील नीचे वाली थी। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू,
जो ट्रांसपोर्ट है फूड की इन हायर प्लांट्स वो किसकी हेल्प से होती है, वो होती है सीव एलिमेंट से। इस तरीके के स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव टिश्यू ऑफ ग्रोइंग ऑर्गन्स विद सफिशिएंट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमारे जो भी टिश्यूज़ हैं उसको कौन प्रोवाइड करता है, कोलिनकाइमा। बात ही ख़त्म। उसको बात कहते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन है, कोलिनकाइमा डिफर्स फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा। वे दोनों आपस में किस तरीके से डिफरेंट है, ड्यू टू देयर रिटर्निंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। जो स्क्लेरेनकाइमा है वो जैसे ही एडल्ट फॉर्म में जाते हैं तो वो डेड बन जाते हैं और उनके अंदर का जो सारा जो साइटोप्लाज्म है ना, प्रोटोप्लाज्म, वो भी सारा ख़त्म हो जाता है। इसलिए इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। बाकी ये थिक सेल्स, दोनों थिक सेल्स भी हो जाते हैं। वाइड लिमन, दोनों का वाइड लिमन भी होता है। मेरिस्टेमेटिक, ये दोनों मेरिस्टेमेटिक या डिविजिबल सेल्स भी हैं। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेसल्स डिफर्स फ्रॉम द ट्रैक्चर्स। ये दोनों आपस में किस तरीके से मतलब डिफर आपस में करती हैं, इन हैविंग, इसका है ऑप्शन नंबर बी, इन हैविंग वर्टिकल रोज ऑफ सेल विद डिसॉल्व्ड क्रॉस वॉल्स। वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर एग्जांपल्स ऑफ, ये दोनों किसके एग्जांपल है, लैटरल मेरिस्टेमेटम। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन द फॉलोइंग पेयर्स वेयर डू यू गेट लिग्निन इन बोथ एलिमेंट्स। आपको कहाँ किस एलिमेंट मतलब जो क्या नाम कहते हैं उसको, पेयर में आपको लिग्निन का एलिमेंट मिले, कंपाउंड मिलेगा ही मिलेगा। तो वो आपको मिलता है, एक तो स्क्लेरेनकाइमा में मिलता है, दूसरा आपको ट्रेकिया में भी मिलता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मेटाफेज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, मेटाफेज में क्या नहीं होती, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मेटा स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। आपकी जो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम है ना वो एनाफेज में होती है, जो इसमें अलाइनमेंट भी होती है, अटैचमेंट स्पिंडल फाइबर से भी होती है और कंडेंसेशन भी होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 45 है, एक्यूट फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम डैश इन्वेजन। वो होता है बैक्टीरियल इन्वेजन। जो क्या करता है, बैक्टीरिया एक्सेसिव लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से नहीं सॉरी स्टूडेंट सॉरी, जो बैक्टीरिया वो एक्सेसिव अमाउंट में यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिक एसिड है उसमें उसकी अमाउंट जब ज़्यादा हो जाती है तो अर्थराइटिस हो जाता है हमारे जॉइंट्स में। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द पीसम सेटिवम। पीसम सेटिवम में कितने होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 7 होते हैं। ये अगेन सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 डाइहाइब्रिड्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ लाइव विल डैश। यही आपकी अगेन यही आपके बुक की लाइन्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। क्या है, 3/16 टॉल, रिंकल्ड, 3/16 ड्राफ राउंड। फिनोटाइप इज मतलब क्या है, फिनोटाइप क्या होता है, आपकी जो इस वक्त फिजिकल अपीयरेंस है जो आप देख सकते हैं उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। ये कि जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म हमारे सामने दिख रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि इट इज़ फॉल्स अबाउट प्लेसेंटा प्रोड्यूस हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फीटस थ्रू द ब्लड, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ ऑर्गन। अब इसमें हमने सिर्फ गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो इसमें जो करेक्ट आप जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ई, प्लेसेंटा एक तो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में तो है, मगर कि वो या फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज इंक्लूडेड, मतलब फर्स्ट मंथ इंक्लूड होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ना कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ई। द सेल श्रिंक कंडेंस अल्टीमेटली स्प्लिट्स रिलीजिंग स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड्री ड्यूरिंग, मतलब सेल श्रिंक हो जाए, वो ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करे जो दूसरों का जो उसको हार्म पहुंचाए खुद को ही। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। मतलब क्या, खुद को जब सेल अपनी डेथ करवाए तो उसे कहते हैं एपोप्टोसिस। उसके बाद है द स्ट्रक्चर अराउंड सेल दैट इज चैनल्स एंड गेट्स फॉर मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। वो स्ट्रक्चर सेल का जिसके अराउंड चैनल्स हों मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट का, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सार्कोलीमा। आपको पता है कि यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, सोडियम चैनल्स भी होते हैं, पोटाशियम चैनल्स भी होते हैं। उसके अलावा है देन 52, देन फीमेल्स कंसीडरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल रैपिडली राइजिंग ईस्ट्रोजन सिग्निफाई दैट। जब रैपिड अमाउंट में ईस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है तो हम कह सकते हैं कि इस फीमेल में ओव्यूलेशन कब नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या करता है, ईस्ट्रोजन
gives negative feedback to the FSH एंड LH, ये इन दोनों को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। उसके बाद है द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी यूसाइड इनटू सेकेंडरी यूसाइड रिजल्ट इन, जब प्राइमरी यूसाइड सेकेंडरी यूसाइड में कन्वर्ट होता है तो उसके डीएन अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट में रिडक्शन आती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पर एक प्रोसेस लिखा है, पहला यह लिखा है कि डीएनए चेंज हो रहा है मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए चेंज हो रहा है प्रोटीन में, देन प्रोटीन इज चेंज इनटू अनदर सब्सटेंसेस। नहीं, प्रोटीन जब और इस ये प्रोसेस को किसने डिफाइन किया था? पहले जब डीएनए चेंज होता है मैसेंजर आरएनए तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जब मैसेंजर आरएनए चेंज होता है प्रोटीन में तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो हमारा प्रोसेस है इससे इंट्रोड्यूस करवाया था फ्रांसिस क्रिक ने। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहे हैं कि the 3' and 5' phosphodiester linkage inside a polynucleotide chain serve to join, ये दोनों के बॉन्ड क्या किसमें होता है? नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर फॉस्फोरिक एसिड, ये सब चीज। रेड ब्लड सेल्स डीएनए डुप्लीकेट इन विच फेज, जब रेप्लिकेशन किस में होती है? रेड ब्लड सेल्स में डीएनए की रेप्लिकेट क्यों होगी? अच्छा जी, अब अगर हम इस क्वेश्चन 56 हम डिस्कस कर रहे थे जिस तरीके से, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में इतना कोई भी तरीके का न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो किसी भी तरीके की डुप्लीकेशन कैसे हो सकती है? तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई। उसके अलावा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, वो है हमारा जो होता है उसको जो जिसकी वजह से होते हैं वो उन्हें कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस थ्रू चियास्मेटा फॉर्मेशन, द ब्रेकिंग ऑफ चियास्मेटा इज नोन एज, जब चियास्मेटा ब्रेक होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन, इसके हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। Match the stage of meiosis in column 1 to their characteristic feature of column 2 and select the correct option using the codes given below। अब हमें करना है कि A एंड B को हमने आपस में मैच करना है। पर सबसे पहले हम देखते हैं मेटाफेज़ 1 को। मेटाफेज़ 1 क्या होता है? जिसमें सारी चीज़ें क्या एक लाइन पर आ जाती हैं, मतलब क्या हमारा यहाँ पर जो C ऑप्शन है वो तो यहाँ पर ही कट हो गया। उसके बाद है उसके अगर हम देखें कि दूसरा हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कि अगर हम देखें पेकाइटिन को, पेकाइटिन में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है, तो वो किस में जाकर है? 3 में है, बाकी दूसरे में है नहीं, तो इसलिए सीधा हमने डी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। इन एनाफेज 2 क्रोमोसोम ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ, जब मियोसिस 2 का एनाफेज 2 का फेज आता है तो उसमें जो क्रोमोसोम्स की शक्ल होती है वो किस तरीके बाइवेलेंट होती है। उसके अलावा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सब स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, वो है प्रोफेज 1। विच रेमेन सेल हैज स्टार्टेड डीएनए रेप्लिकेशन फॉक विच एक पॉइंट शुड बी predominantly activated, it's G1S। The condition in which chromosome number becomes abnormal in a cell, it is known as heteroploidy। जब फॉर एग्जाम्पल जिसमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, एट्सेट्रा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज, G1 फेज के लिए इन करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? वो है DNA in the cell does not replicate, it's just prepared itself for the further processes। Question number 65, identify the wrong statement about meiosis। Pairing of homologous chromosomes for haploid cells are formed at the end of meiosis, the number of chromosomes are reduced to half, 2 cycles of the DNA replication occur, 2 cycles of DNA, एक साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, को यहाँ पर रिडक्शन होती है, रेप्लिकेशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 66 है कि meiosis results in the reduction of number of production of gametes, it is all of these। उसके बाद है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है 21 पेयर पर। यह क्यों होता है? कि जो अलग जिस फेज में ये डिवाइड हो रहे होते हैं, अलग हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है ये प्रॉपर ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो एक एक्स्ट्रा पेयर चला जाता है। तो इस हिसाब से मेरा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 68 है, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई व्हिच वन डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स, इट इज़ ओनली एड्स। क्योंकि हार्पस हो गया, गोनेरिया, साइफिलिस हो गया, तो इन सब में क्या होते हैं, जेनिटल ब्लिस्टर्स निकलते हैं जिनसे क्या होता है, पस निकलती है। तो और मगर सिर्फ एड्स ही ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, ये इसमें अफेक्ट होते हैं हमारे साइटोटॉक्सिक हेल्पर टी सेल्स। तो इसलिए मेरा जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। Which one of the following statement is correct? Earthworm can regenerate its head, salamander can regenerate its limb, lizard can regenerate its tail, all of the above. So it's here the correct option is option number C. आपको पता है कि lizard आपने कई बार मारते मारते देखा होगा कि जब हम lizard को मारते हैं या उसको जब अटैक करते हैं तो कभी कभार उसकी टेल निकल जाती है, कैसे फड़फड़ा रही होती है। मगर परेशानी की बात नहीं, lizard दूसरी टेल रीजनरेट कर लेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 70 है, द कोरियन इज फाउंड इन आउटसाइड द एमनियन, द डायग्राम शोइंग द 4 बेसिस ऑफ डिवाइड बट विच इज, यहाँ पर आपको शक्ल पता नहीं है कि कौन सा बेस कौन सा है। ये है नंबर 1 है थाइमाइन है, सेकंड एडिनिन है, थीम है गाइनिन है, फोर्थ साइटोसिन है। ये है इजी टू हुज कैरियोटाइप इज दिस, ये कौन सा कैरियोटाइप है। तो ये आपका जो कैरियोटाइप इसमें है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी हमने कैसे पहचाना, ये देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ये क्या हो गया, सेवन्थ पर तो 3 क्रोमोसोम्स हो गए। तो ये क्या है, ट्राइसोमी कंडीशन है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। मसल, एक्सियल स्केलेटन एंड कनेक्टिव टिश्यू आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम, ये सारी जो भी चीज़ें डिफरेंशिएट होती है एपीमर से। ये आप जब आगे जाकर पढ़ेंगे मेडिकल एमबीबीएस में तो आपको पता चलेगा कि जब भी मीजोडर्म के भी 3 पोर्शंस होते हैं, एक होता है पार एक्सियल स्केलेटन, एक होता है इंटरमीडिएट मीजोडर्म, एक होता है लेटरल मीजोडर्म। जो पार एक्सियल मीजोडर्म होता है उसके फिर 2 फर्दर पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्केलेरोटर्म, एक होता है डर्मोमायाटर्म। तो ये उसी की बात है कि उसका एक पोर्शन वो एपीमर भी कहते हैं, हाइपोमर भी कहते हैं। Then a question number 74 है, which one of the following structure is shown in the following diagram contributes to the source of nutrition from the, न्यूट्रिशन हमारी किस पोर्शन से आती है, वो आपकी आती है ए से भी आती है, सेमिनल वेसिकल्स, क्योंकि वो फ्रुक्टोज रिलीज करता है, और उसके अलावा जो आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ना, उसमें से भी कुछ पोर्शन की आपकी आती है जो नीचे है ना। तो इससे मेरा करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर अगर 2 ठीक है मगर जो मेजरली आ रही है वो हमारी आ रही है सेमिनल वेसिकल से, तो हम जो करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर बी। इन 70 इन डीएनए मॉलिक्यूलर, ये अलग क्वेश्चन है, हम 75 देखते हैं। द सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट, ये इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। सुपर ऑक्साइड डायम्यूटाइज इन कैटला 2 enzyme that facilitate the metabolic reactions much faster than the spontaneous rate seems to help creeping before। ये सारी मतलब क्या चीज़ें कि इस ये है डिफेक्टिव, मतलब क्या एक चीज़ सही से बन रही नहीं रही, उल्टा वो चीज़ों को ब्रेक कर रही है। उसके अलावा 77 है, द कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स आर मैक्सिमम विजिबल सेंट्रोमेयर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग फेज। मैक्सिमम वो कब शो होते हैं, एम फेज, मतलब क्या मेटाफेज फेज में। इसके अलावा 78 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द कोड, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो थ्यूरेनिन को बनाएगा, वो बनेगा ए एंड बी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ई। विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मियोसिस, इनमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मियोसिस का है, वो 2 स्टेजेस ऑफ डीएनए, फर्स्ट बिफोर मियोसिस 1 एंड सेकंड बिफोर मियोसिस 2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इन डायग्राम नंबर 80 ए बी सी रिप्रेजेंट द, ए बी सी जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए तो रिप्रेजेंट कर रहा है ए लेयर्स ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, मतलब अलग अलग लेयर्स को। उसके अलावा जो बी है वो यॉक्सेक को कर रहा है, और जो सी है वो बी जो है यॉक स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी जो है यॉक सेक को रिप्रेजेंट। तो इसलिए मुझे करेक्ट ऑप्शन वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स यही थी आज की हमारी जो साल टेस्ट करने की वीडियो। आपको पसंद आए तो इसे, अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।